फर्स्ट टाइम आई है ना चारू? ठीक है, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने क्या किया था? पार्ट 7 के मौखिक वाले क्वेश्चन आंसर किए थे। ओके, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मौखिक वाले क्वेश्चन आंसर किए थे। अब और सारी एक्सरसाइज भी फिल हो चुकी है। अब अपना बच रहा है सिर्फ ग नंबर का निकालो, पेज नंबर 64, पेज नंबर 64 यानी 64। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के अध्यापक को पत्र क्यों लिखा था? अभी ये वाले क्वेश्चन आंसर नहीं कराए ना मैंने? या हो गए लिखित वाले भी? नहीं हुए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं जो पिक भेजूंगी ना उसमें क्वेश्चन नहीं लिखे हुए होंगे, डायरेक्ट आंसर नंबर डाल के लिख दिए मैंने। ठीक है, आंसर नंबर लिखे। तो उसमें है, अब्राहम लिंकन ने अपने, बेटा अभी तो रीडर ही चल रही है ना, अभी तो रीडर बुक का पार्ट 7। अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के अध्यापक को पत्र क्यों लिखा था? तो इसका आंसर है, अब्राहम लिंकन ने यह पत्र लिखकर अपने पुत्र के चारित्रिक गुणों के विकास का दायित्व उसके शिक्षक को सौंपना चाहते थे। मतलब उसका चारित्रिक विकास करवाना चाहते थे लिंकन अपने पुत्र का। फेयर में ही कर लेना बेटा, ठीक है, क्योंकि वे जानते थे कि जो पुत्र है वो शिक्षक की बातों को क्या करेगा? शिक्षक की बातों को आचरण में लाएगा और अपने जीवन में शिक्षक की बातों को वो ध्यान से सुनेगा और अपने जीवन में आचरण में लाएगा, यानी अमल करेगा, और उनके माध्यम से ही पुत्र बहादुर बन सकता है। कई बार ऐसा होता है ना, आप टीचर की बात मानते हो। कौन सा चैप्टर है श्रेयांश? लास्ट क्लास में कौन सा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करवा रहे थे? पेज नंबर 64 निकालो। ठीक है, पेज नंबर 64 और बोर्ड पर लिखा हुआ है पाठ 7, एक पिता का पत्र। फिर दूसरा क्वेश्चन है, लिंकन अध्यापक से ऐसा क्यों चाहते हैं कि वे उनके पुत्र को प्यार के अतिरेक से ना बहलाए? मतलब आवश्यकता से ज्यादा उसके पुत्र को प्यार से बेटा अभी मैं जो बोल रही हूँ ना उसको सुन लीजिए ध्यान से और अपनी बुक में देखिए। ठीक है, चैट बॉक्स पर अभी बाद में लिखना आप लोग। तो इसका आंसर है, लिंकन अध्यापक से ऐसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि जो लोहा होता है वो तपने से ही खरा होता है और ताप पाकर ही सोना भी शुद्ध बनता है। उसी प्रकार से जो बच्चा है ज्यादा प्यार करने से क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। इसलिए सहानुभूति से समझाने पर बच्चा समझ जाता है और ज्यादा प्यार से बिगड़ जाता है। शिक्षक उनके पुत्र में साम दाम दंड भेद किसी का भी प्रयोग करके उसके पुत्र में क्या करे? नैतिक गुणों का विकास करे। पेज नंबर 64, क्वेश्चन नंबर ग, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, उसका सेकंड है। ठीक है, फिर है आंसर 3, स्वयं पर असीम विश्वास करने से जीवन में क्या लाभ मिलते हैं? इसका आंसर बता सकता है कोई?
इसका आंसर कोई बता सकता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है स्वयं पर विश्वास करने वाला। उस पर देखिए, इसका आंसर है स्वयं पर विश्वास करने से जीवन में मनुष्यता पर भरोसा बना रहता है। वह अपने विवेक का प्रयोग करके अच्छे बुरे की पहचान कर सकता है। जब अपने अंदर सफलता भी मिलती है, जब अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होता है ना, तभी अपन आगे बढ़ सकते हैं। और बाकी अगर तुमको सारी जानकारी हो लेकिन खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर लूज हो जाता है ना, तो आते हुए भी आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे पहले होना चाहिए, यानी आत्मविश्वास, स्वयं पर विश्वास। वह और सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही हम अपने विचारों पर भी क्या बने रहते हैं, दृढ़ बने रहते हैं। जीवन में मिलने वाली हार का सामना भी कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जीवन में हमको हमेशा ही सफलता मिले। कभी कभी ऐसा क्षण भी आता है कि हम अपने जीवन में किसी काम में क्या हो जाते हैं, हार भी जाते हैं। तो अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, अपने अंदर अच्छे विचार होंगे, तो हमें उस हार का सामना करने की भी शक्ति मिलती है और चापलूस लोगों से दूर रह सकता है। जब हमें अच्छे बुरे की पहचान करने की समझ होती है ना, तो हम चापलूस लोगों से भी दूर बने रहते हैं, जो कि मीठा मीठा बोल करके सिर्फ अपने ही काम, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, ऐसे लोगों से। ठीक है, और वह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर के निर्णय ले सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 का आंसर था। फिर है क्वेश्चन 4, स्वयं कमाया हुआ $1 पाए हुए $5 से ज्यादा मूल्यवान क्यों होता है? इसका आंसर लिख सकते हो आप लोग। अगर मैं आपको बोल दूं कि आप अपने आप बुक में से देख करके यस, ठीक है, स्वयं कमाया हुआ $1 पाए हुए $5 से ज्यादा कीमती क्यों होता है? इसका आंसर आप बता सकते हो। इसमें क्या है, अपने ही शब्दों में लिखने होते हैं सारे आंसर। चलो मैं ही बता देती हूँ, या लिख रहे हो आप लोग आंसर? देखो मैं बता देती हूँ कि स्वयं कमाया हुआ $1 मिले हुए $5 से ज्यादा मूल्यवान इसलिए होता है क्योंकि वह जो $1 होता है वो अपनी मेहनत का होता है। ठीक है, तो जो $1 होता है वो कैसा होता है, अपनी मेहनत का कमाया हुआ होता है। और उस डॉलर को कमाने में या उस पैसे को कमाने में हमने अपने अधिकारियों की, बॉस की, मालिकों की अनुचित बातें भी सहन करी हुई होती हैं, जिससे हमें पैसों का महत्व पता चलता है। ये पता चलता है कि पैसा जो है कितनी मेहनत से कमाया जाता है, तो उसको फिर हम क्या है, फालतू में खर्च नहीं करते। जहां जरूरत होती है वहीं खर्च करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, इसमें सिर्फ अपन को क्या करना है, पाठ पढ़ के आंसर सारे अपन को कहीं पे भी बुक में जो लगाने थे ना, वो तो मैंने आपको मौखिक वाले भेज दिए थे। बाकी के जो ये वाले आंसर है ना, ये खुद बना के लिखे हैं, क्योंकि बुक में पूरा एक जैसा नहीं लिख सकते इसलिए। लोहा तपने से ही खरा होता है। अब इसका आंसर सुनिए आप लोग कि लोहा जो है तपने से ही खरा होता है। इस पंक्ति का आशय यह है कि हम अगर हर काम को अधिक हिम्मत और साहस के साथ करेंगे तो जिंदगी में सफल हो पाएंगे। इसलिए हमें हर काम को सहानुभूति से समझकर और धैर्य से करना चाहिए। फिर दूसरा है, वह लकीर का फकीर बनकर निरर्थक शोर करने वाली भीड़ के पीछे कदापि ना भागे। ठीक है, तो लिंकन ने शिक्षक को क्या कहा था कि जो मेरा बेटा है वो निरर्थक
लकीर का फकीर नहीं बने, हर किसी बात को पहले वो समझे। ठीक है, तो उपयुक्त पंक्ति का आशय यह है कि अब्राहम लिंकन चाहते हैं कि उनका पुत्र अपने विवेक के द्वारा यानी अपनी समझ के द्वारा सत्य को परखे और फिर सही तथा अच्छा ग्रहण करे। मतलब सुनो सबकी, लेकिन सारी बातों को सुन करके फिर ये नहीं कि इसने ये कह दिया तो हमको भी ऐसा ही करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। सबकी बातें सुनने के बाद फिर उनका चिंतन मनन करना चाहिए कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। और फिर हमें इतनी समझ होनी चाहिए, हमारे अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि जो अच्छी बातें हैं, जो सही अच्छे और बुरे को हम पहचान सकें। ठीक है, अंधविश्वास तथा ठीक है, अंधविश्वास तथा किसी बात पर विश्वास ना करें, किसी भी अंधविश्वास पर क्या नहीं करें, मतलब जल्दी से उस पर विश्वास नहीं करें और बहकावे से दूर रहें। उन्होंने निरर्थक शोर करने वाली भीड़ से दूर रहने की सलाह दी है। ठीक है, अभी ये सारे जो क्वेश्चनों के आंसर हैं उनकी पिक मैं अभी ग्रुप पर भेज दूंगी। ठीक है, अब इस वाले पार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? पार्ट 7 तक मैं करा चुकी हूँ, पार्ट 7 तक सबका कंप्लीट भी हो जाना चाहिए। ठीक है, 6 तक तो हो गई, अब ये 7वां बच रहा है। कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? वेरी गुड। वेरी गुड। ठीक है, तो ये अपने अभी 7 तक चैप्टर करा के अब अपन ग्रामर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पार्ट 7 तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स पर लिख सकते हो। वेरी गुड। अब आपका नहीं हुआ तो करोगे तो आप ही, मैम तो करेगी नहीं। चारू वर्क तो आप ही करोगे, मैम तो करेगी नहीं। क्यों नहीं करा अभी तक आपने? ठीक है, वर्क कंप्लीट कर लेना। जिनका हो गया उनके लिए वो अच्छी बात है, गुड, वेरी गुड। और जिनका नहीं हुआ है वो अपना वर्क कंप्लीट कर ले। ठीक है, चलो अब अपनी ग्रामर की बुक निकाल लो। आप लोग अपनी ग्रामर की बुक निकालो। ग्रामर में कितने पार्ट हुए हैं अभी तक? 2 पार्ट हुए हैं ना? ग्रामर में कितने चैप्टर हुए हैं बेटा? 2 ही हुए ना अभी? हाँ, तो अब निकालो आप पार्ट 4। पार्ट 4 निकालो। पार्ट 4 शब्द विचार। ठीक है, इससे पहले अपन ने सबने बुक निकाल ली अपनी? एक बार चैट बॉक्स पर यस लिख दो। यस, ओके। ठीक है, देखो सबसे पहला पार्ट था अपना भाषा और व्याकरण। भाषा क्या होती है? जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों को समझाते हैं और दूसरे के विचारों को हम समझते हैं, वो क्या कहलाती है? भाषा। और भाषा होती है 2 प्रकार की, मौखिक और लिखित। ठीक है, व्याकरण के द्वारा हम जो है भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। ठीक है, भाषा और बोलना सीखते हैं। व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना
सीखते हैं। फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर था अपना वर्ण विचार। ठीक है, तो वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके की और खंड नहीं किए जा सकते। और वर्ण कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। फिर स्वर के भी भेद थे 3, और फिर व्यंजन के भी भेद थे 5। थे ना? आप लोगों ने रीड किया था कि बाद में लर्न किए थे किसी ने ये चैप्टर 1 और 2? ठीक है, तो वर्ण क्या था? भाषा की सबसे छोटी इकाई। जैसे अपन ने ये लिखा र, तो ये क्या हो गया? वर्ण हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? बड़े आ है यहाँ पे, है ना? तो ये क्या बन गया? ये जो है बिल्कुल ये क्या है? वर्ण, क्योंकि इसके अपन और टुकड़े नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना इसके और टुकड़े। यस, तो ये क्या हो गया? वर्ण। और वर्णों को मिला करके इसको दोनों को मिलाया तो क्या बन गया? र। प्लस इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया? म। फिर क्या बन गया? ये क्या बन गया? राम। तो राम किससे मिलकर बना? वर्णों से। ठीक है, तो शब्द की परिभाषा क्या हुई? वर्णों का ऐसा समूह है जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। वर्णों का ऐसा समूह है, वर्णों का ऐसा समूह है जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। क्या कहलाता है? शब्द। शब्द जैसे इसमें आपके में लिखा हुआ है कमीज, तरबूज, तोता, है ना? तो इन सब का कुछ ना कुछ अर्थ है। अगर अपन इसी को नीचे लिखा हुआ है नरह, मकल, लेकिन ये वर्ण तो है, वर्ण है, लेकिन इनसे कोई अर्थ प्रकट नहीं होता, तो ये शब्द नहीं कहलाएंगे। इसलिए शब्द की परिभाषा क्या होगी? वर्णों का ऐसा समूह है जिसका कोई ना कोई निश्चित अर्थ होता है, वो क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। अब नीचे दिया है आपके पेज नंबर 20 निकाला हुआ है ना सबने? पेज नंबर 20। अगर आपको जहाँ पर कोई भी डाउट हो, समझ में नहीं आए, तो आप मेरे को लिख के बता देना। ओके, फिर है शब्द कई प्रकार के होते हैं, इनके भेद निम्नलिखित आधारों पर होते हैं। ठीक है, जो ये शब्द है, देखो ये क्या बन गया? शब्द बन गया ना। अब इस शब्द के भेद जो है, शब्द वैसे तो देखो 2 प्रकार के होते हैं। शब्दों के मुख्य 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो निरर्थक शब्दों का तो कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, अब 4 प्रकार कितने आधारों पर होते हैं? एक तो अर्थ के आधार पर होते हैं शब्द। ठीक है, अर्थ के आधार पर। सेकंड है आपका श्लोक के आधार पर। ठीक है, थर्ड है रचना, और फोर्थ है आपका प्रयोग के आधार पर। तो इस तरह से शब्द के भेद कितने प्रकार के हो गए आपके? ये 4 प्रकार के हो गए। सबसे पहला हो गया अर्थ के आधार पर, सेकंड हो गया स्रोत के आधार पर, थर्ड हो गया रचना के आधार पर, तथा फोर्थ हो गया प्रयोग के आधार पर। अब शब्दों के जो है मुख्य भेद होते हैं। देखो अर्थ के आधार पर एक जो शब्द जो मुख्य भेद होते हैं, एक तो कौन से होते हैं? सार्थक और निरर्थक। अब निरर्थक शब्दों का तो कोई भेद होगा नहीं। होगा क्या निरर्थक शब्दों का भी कोई भेद? बताइए, निरर्थक शब्दों का भी कोई भेद होगा? यस, ठीक है। तो शब्द के जो अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के भेद। फिर क्या होगा अपना? अर्थ के आधार पर अब जो
भेद दिए थे ना 4, तो उसमें अपन लिखेंगे अब अर्थ के आधार पर तो अर्थ के जो है अर्थ के आधार पर तो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द दो होते हैं। तो अर्थ के आधार पर भी अपन किनका भेद करेंगे? सार्थक शब्दों का। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है, देखो, जिन शब्दों का, पेज नंबर 20 पर ही है, जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कमल, भाई, देश आदि। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे लमक, किच, चू आदि, है ना। फिर है विशेष। कई बार वाक्यों में निरर्थक शब्द का प्रयोग सार्थक शब्दों की भांति किया जाता है, जैसे चाय, वाय, खाना, वाना। ये तो अपन डेली यूजेस में प्रयोग करते हैं ना इन शब्दों का। तो डेली यूज में अपन इनका प्रयोग करते हैं कि खाना वाना खा लो, ठीक है, चाय वाय पी लो, पानी वानी ले आओ। लेकिन ये पानी के साथ वानी क्या है? निरर्थक शब्द है। ठीक है, तो अब अर्थ के आधार पर शब्द के निम्नलिखित भेद माने जाते हैं। देखो, फर्स्ट तो है पर्यायवाची, फिर विलोम शब्द, अनेकार्थी, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एकार्थी और एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। अब पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी और अनेकार्थी, मुख्य रूप से तो ये 4 ही होते हैं। मुख्य रूप से 4 ही होते हैं। तो ये एकार्थी शब्द तक प्रतीत होने वाले शब्द, आपके में क्या ये अलग अलग दिए हैं, लेकिन ये क्या है, एकार्थी शब्दों के अंतर्गत ही आ जाते हैं। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर देखो कौन कौन से भेद हुए। सबसे पहला पर्यायवाची, फिर सेकंड नंबर है विलोम शब्द, ठीक है, सेकंड नंबर क्या है? विलोम शब्द। थर्ड है आपका अनेकार्थी, अनेकार्थी, एकार्थी, फिर है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, और एक है 4, 6 नंबर का हो गया एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। एकार्थक प्रतीत होने वाले ठीक है। तो अब इसमें देखो पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, मतलब एक ही शब्द के समान अर्थ। पर्यायवाची शब्दों का दूसरा क्या होता है और क्या कहते हैं उसको? समानार्थी शब्द, यानी समान अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे पहाड़, पहाड़ को अपन पर्वत भी कहते हैं, गिरी भी कहते हैं, नग भी कहते हैं, शैल भी कहते हैं, और अचल, यानी जो चल नहीं सकता, जो बिल्कुल अटल है, अचल है, तो उसको क्या कहेंगे? पहाड़। ठीक है, सबको आया समझ में? ये पर्यायवाची शब्द तो अपन अभी तक बहुत बार पढ़ चुके हैं ना, तो सब जानते भी हो। फिर दूसरा है विलोम शब्द। विलोम शब्द कौन से होते हैं? किसी भी शब्द के विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। और इसको विलोम शब्द को और क्या कहते हैं? विपरीतार्थक शब्द। विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे इसमें दिया है मान का अपमान, रात का दिन, एक, अनेक, अच्छा, खराब, स्वदेश, विदेश, और स्वदेश का वैसे सही से होगा परदेश। ठीक है, क्योंकि स्व का माने होता है अपना और पर मतलब दूसरा।
तो जिस फॉर्म में शब्द पूछे जाते हैं ना, उसी में उसका विलोम शब्द बताना पड़ता है। अगर शब्द जो है तत्सम शब्दों में पूछे हैं तो उसका विलोम शब्द भी तत्सम शब्दों में ही होना चाहिए। अगर शब्द जो है तद्भव में पूछा है तो उसका विलोम शब्द भी किस में होना चाहिए? तद्भव में होना चाहिए। फिर है अच्छा खराब, आना जाना। ठीक है, ये हमेशा, क्योंकि ये स्वदेश का इसमें विदेश दे रखा है ना, तो देश का विलोम शब्द होगा विदेश। ठीक है, अगर सही रूप से अपन देश लिखते हैं तो देश का विलोम शब्द क्या होगा? विदेश। और स्वदेश का होगा परदेश, क्योंकि स्व में देश में क्या लगा हुआ है? स्व उपसर्ग लगा हुआ है, तो अपन उसका विलोम शब्द भी उपसर्ग लगाकर ही बनाएंगे, तो स्वदेश का बनेगा। वैसे विदेश में भी लगा है, लेकिन स्व का क्या होता है? पर। हाँ, वो ही सबसे सही होता है। ठीक है, फिर तीसरा है आपका अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, अनेकार्थी। ठीक है, जो ये शब्द लिखे हुए हैं ना, उन्हीं से उनका अर्थ निकल रहा है। अनेकार्थी, अनेक अर्थ देने वाला शब्द अनेकार्थी कहलाता है। ठीक है, जिस शब्दों से अनेक अर्थ निकलते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द। हिंदी को आप जोर जोर से बोल के और शब्द को बोल बोल के देखोगे ना, तो उसका जो अर्थ है, उसका जो आंसर है ना, उसी में निकल आता है। ठीक है, तो अनेकार्थी शब्द यानी अनेक अर्थों को देने वाला शब्द क्या कहलाता है? अनेकार्थी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पत्र। ठीक है, तो पत्र अपन पत्ते को भी कहते हैं और चिट्ठी को भी कहते हैं। चिट्ठी, खत यानी लेटर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लेटर। ठीक है, ऐसे ही आम अपन ये कह देते हैं कि ये एक आम आदमी है, आम जनता। ठीक है, और एक फल भी होता है खाने वाला। तो आम का मतलब क्या हो गया? एक तो साधारण हो गया और एक हो गया एक फल। तीर एक तो किनारा होता है और एक बाण, यानी तीर को बाण भी कहते हैं, तीर कमान, और मुझे उस तीर पर छोड़ देना। ठीक है, तो किनारा। फिर है उत्तर। अब हम जब प्रश्न पूछते हैं तो आप लोगों से कहते हैं इसका उत्तर दीजिए, बोलते हैं ना, तो प्रश्न का क्या हो गया? एक तो उत्तर, और एक क्या हो गया? उत्तर एक क्या होती है? दिशा भी होती है। दिशा भी होती है ना उत्तर, तो उत्तर एक दिशा भी होती है, और अपन जो जवाब देते हैं उसको भी अपन उत्तर बोलते हैं। फिर है आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द। फिफ्थ तक आपने खूब सारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़े हैं ना? बस वही है ये, जैसे काम से जी चुराने वाला कौन कहलाएगा? कामचोर। ठीक है, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। जो भगवान पर विश्वास करता है, अपन इतनी लंबी लाइन लिखेंगे कि जो भगवान पर विश्वास करता है ना, उसकी जगह अपन क्या लिख देंगे? आस्तिक। जो भगवान पर विश्वास करता है तो अपन एक वर्ड में लिख देंगे आस्तिक, और जो भगवान पर विश्वास नहीं करता उसको अपन एक शब्द में लिख देंगे नास्तिक। ठीक है, तो नास्तिक और आस्तिक लिखने से ही पूरे शब्द का उसका अर्थ निकल आता है। तो ये हो गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एकार्थी शब्द यानी एक अर्थ देने वाले शब्द। एकार्थी यानी एक ही अर्थ। जैसे कुछ शब्द, जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अध्यापक, सीढ़ी, चप्पल, रसगुल्ला। ठीक है, तो इनका एक ही अर्थ निकलता है, इनका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? एकार्थी शब्द। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? एकार्थी शब्द। फिर उसके बाद है आपका एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। यानी कुछ शब्द जो है देखने सुनने में समान लगते हैं, परंतु उनके अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ऐसे शब्दों को एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। एकार्थक प्रतीत होने वाले यानी एक ही अर्थ का मतलब ऐसा लगता है कि इनको बोलने पर कि इनका एक ही अर्थ है दोनों शब्दों का, लेकिन उन शब्दों का क्या होता है? अलग अलग अर्थ होता है। जैसे अपन बहू बोलते हैं, जैसे नारी बोलते हैं। ठीक है,
नारी और नाड़ी। तो नारी तो क्या होती है, स्त्री, और नाड़ी यानी नब्ज। जो यहाँ पर वैद्य लोग पहले नब्ज देखते थे ना अपने हाथ में, तो नाड़ी मतलब क्या होता है, नब्ज, नस, रग। ठीक है, तो जबकि अपन नारी नाड़ी बोलते हैं तो एक जैसा ही लगता है। बहू यानी बहुत, और बहू यानी किसी की बधू। आया यहाँ तक समझ में सबको? सबको यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लो। वेरी गुड। अब दूसरा है अपना स्रोत के आधार पर। ठीक है, देखो अब अपन यहाँ पढ़ेंगे, दूसरा है अपना स्रोत के आधार पर। ठीक है, दूसरा अपना स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। तो कौन कौन से आ जाएंगे, देखो ये शब्द आ गए आपके तत्सम, फिर सेकंड आ गया आपका तद्भव, और थर्ड आ गया आपका देशज, और फोर्थ आ गया विदेशज। विदेशज या विदेशी शब्द कुछ भी लिख सकते हैं, विदेशज भी लिख सकते हैं और विदेशी शब्द भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा है अपना स्रोत के आधार पर। तो स्रोत के आधार, स्रोत मतलब उत्पत्ति के आधार पर, तो 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, ठीक है, देशज और विदेशज। देखो जा का अर्थ क्या होता है, पैदा होना। मैंने आपको पंकज, नीरज, जब वो बताए थे ना पर्यायवाची शब्द, उनमें बताया था। तो अपने ही देश में उत्पन्न होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, देशज, और विदेशी शब्दों को विदेशज भी कहते हैं। ठीक है, जन्म लेना या पैदा होना कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देशज यानी जा अपने ही देश में उत्पन्न होने वाले शब्दों को आगे। ठीक है, देशज यानी अपने ही देश में उत्पन्न होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, देशज शब्द। और विदेशज जो हमने हमारे हिंदी भाषा में विदेशी यानी जो दूसरी भाषाओं से जो शब्द आए हैं वो कहलाते हैं विदेशज। ठीक है, अब जो तत्सम शब्द है, तत्सम यानी उनके जैसा, तत् का मतलब होता है उनके, और सम यानी उनके समान। तो जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, तत्सम का अर्थ होता है कि जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं वो ज्यों की त्यों हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं। ठीक है, उनको उनका कोई भी चेंज ना करके, उनको जैसे वो संस्कृत में प्रयोग होते थे ना, वैसे ही उनको क्या ले लिया है, हिंदी भाषा में प्रयोग करने लग गए। तो उसको तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य का क्या होता है, सूरज। अगर अपन सूरज बोलेंगे तो वो क्या है, तद्भव, और सूर्य बोलेंगे तो तत्सम शब्द। इसी तरह से मयूर, मयूर यानी क्या होता है, मोर। ठीक है, जैसे तद्भव का मतलब है तद्भव यानी जिनका हमारे हिंदी जो हमारी हिंदी भाषा में क्या हो गया, उनका परिवर्तन हो गया हिंदी भाषा में, तद्भव। ठीक है, तद्भव का मतलब होता है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से हजारों वर्षों की यात्रा के बाद जो परिवर्तित होकर के हमारी हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिए गए हैं वो क्या कहलाते हैं, तद्भव। ठीक है, आया समझ में तत्सम और तद्भव का अर्थ? तत्सम और तद्भव शब्दों का अर्थ आया या नहीं आया?
क्योंकि देशज और विदेशज तो बिल्कुल सिंपल है, जो अपने देश में बोले जाते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। तत्सम बताया ना बेटा, तत्सम यानी उनके जैसा, मतलब जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं उनको ज्यों की त्यों हिंदी भाषा में ही उनका, जैसे संस्कृत में बोलते हैं ना, उन शब्दों को यूं की त्यों, ज्यों की त्यों हिंदी भाषा में उनका प्रयोग करते हैं। तो मतलब जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और उनका हिंदी में प्रयोग होता है तो वो कहलाते हैं तत्सम। ठीक है, जैसे देखो जब आप शब्द पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपके पेज नंबर 22 निकालो, पेज नंबर 22 पर लिखा हुआ है, देखो तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तो संस्कृत में जैसे अर्ध, अर्ध का यूज होता है, अर्ध होता है संस्कृत में, उसका हिंदी में अर्थ होता है आधा। तो जो अर्ध है वो क्या होगा, अगर आपके वाक्य में होता है अर्ध, आपके वाक्य में आता है अर्ध और पूछते हैं कि ये शब्द कौन सा है, तो क्या होगा, ये तत्सम शब्द। और अगर आता है आधा, तो आधा क्या हो गया, तद्भव शब्द। ठीक है, ऐसे ही आम्र, संस्कृत में बोलते हैं अपन आम्र और उसको हिंदी में बोलते हैं आम। ठीक है, तद्भव मतलब जिनका हिंदी में परिवर्तन हो गया है वो कहलाते हैं तद्भव। और तत्सम यानी उनके जैसा ही, मतलब संस्कृत भाषा के जैसा ही शब्द हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो वो कहलाता है तत्सम। अंधकार, अंधेरा, कर्म। ठीक है, तो कर्म, कर्म किस में होगा, संस्कृत में, और कर्म का है जब तद्भव करेंगे तो काम। ग्राम, ठीक है, संस्कृत भाषा में गांव नहीं लिखते, जैसे संस्कृत भाषा में अगर अपन यूज करेंगे तो वहां गांव नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे ग्राम। क्या लिखेंगे, ग्राम। और हिंदी में क्या लिखते हैं अपन, गांव। हिंदी में अपन गांव ही बोलते हैं ना। कपूर, अब देखो बोलने में वही आ रहा है कर्पूर और ये कपूर। तो ऊपर जो रा है, रेफ वाला रा है, तो ये वाला किस में आएगा, संस्कृत में, और ये आएगा अपना हिंदी में। ठीक है, तो आप जितने ज्यादा इनको अच्छे से रीड करोगे ना उतना ही आपको समझ में आएगा। पर्यायवाची नहीं होगा बेटा, हाँ, आम का पर्यायवाची आम्र। ठीक है, घृत, घृत बोलते हैं अपन हिंदी उसमें संस्कृत में, और घी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ऐसे ही इतने सारे दे रखे हैं ना, इनको अच्छे से रीड करना आप। और ये तो क्या याद करने के ही होते हैं, ये बस एक बार समझ लो कि तत्सम में कौन कौन से शब्द आते हैं और तद्भव में कौन कौन से। फिर है आपका तद्भव। ठीक है, हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका मूल रूप संस्कृत है किंतु हिंदी में इनके रूप में परिवर्तन हो गया है, ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे बना हुआ, यानी उससे संस्कृत के जो शब्द परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। ठीक है, आज अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे, फिर इससे आगे का चैप्टर अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोग यहाँ तक का चैप्टर जो है अच्छे से रीड करना।